जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ टू टेक्स्ट प्रैक्टिसेस स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट या उससे ऑनवर्ड जो भी अटेम्प्ट होगी आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं सारे लेक्चर्स को। आज की इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 10 है आपकी स्टडी टेक्स्ट का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब हमने चैप्टर 4 के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जब हमने हेड ऑफ इनकम डिस्कस किए थे, तब आपको मैंने बताया था कि अगर कोई इनकम किसी और हेड में कवर नहीं हो रही क्योंकि आई आपका जो एफपीआर है, जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसने हर हेड ऑफ इनकम के अंदर बता दिया है, सैलरी में बता दिया है कि कौन-कौन सी चीज़ें सैलरी में इंक्लूड होंगी। उसने कैपिटल गेन वाला जो चैप्टर है उसमें बता दिया है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल जो गेन है, उस हेड के अंदर कौन-कौन सी आपकी टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं जो उसमें आपकी फॉल करेंगी और आपने जो टैक्स चार्ज करना है उस हेड के अकॉर्डिंगली चार्ज करना है। सिमिलरली उसने बता दिया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होती है, आपने उसकी कंप्यूटेशन किस तरह से करनी है, कौन से टैक्सेबल प्रॉफिट्स होते हैं, उस पर आपने टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में भी उसने बता दिया है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में कौन-कौन सी इनकम्स आपकी फॉल करती हैं, कौन किस तरह आपने उनको कैलकुलेट करना है एंड कौन-कौन से एक्सपेंसेस आप उस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि हमारी किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर कवर नहीं हो रही, तो आपका लॉ कहता है कि वो कहाँ पर फॉल करेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड में फॉल करेगी। फिर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब मैंने लास्ट हेड ऑफ इनकम स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि जब आप एक न्यू हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले जो चीज़ आपने उसमें सीखनी है या देखनी है, जो ढूँढनी है, वो ये है कि मेरा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला हेड है, ये किस बेसिस पर, इसकी बेस क्या है टैक्स चार्ज करने की? क्या ये रिसीट बेसिस पर चार्ज करता है? ठीक है? क्या या ये अक्रूवल बेसिस पर चार्ज करता है? हमने जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा था, हमने उसमें देखा था कि जो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, वो क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो अक्रूवल बेसिस पर टैक्स चार्ज करता है। जो हमारा कैपिटल गेन है, ठीक है? वो भी आपका जो कैपिटल गेन वाला हेड है, वो किस बेसिस पे चार्ज करता है, आपका टैक्स चार्ज करता है? वो आपका अक्रूवल बेसिस पर चार्ज करता है। ठीक है? आपका फिर थर्ड है बिज़नेस। बिज़नेस में 99.99% आपका जो टैक्स चार्ज हो रहा होता है, आप जो इनकम कंप्यूट कर रहे होते हैं, वो आप अक्रूवल बेसिस पर कंप्यूट कर रहे होते हैं। बिज़नेस में आपको लॉ ने ऑफर दे दिया है इंडिविजुअल को एंड एओपी को कि वो कैश बेसिस भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के लिए 100% क्या है, उसने बता दिया है कि आपने अक्रूवल बेसिस फॉलो करनी है। ठीक है? तो हम जब वो रेलेवेंट हेड पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारी रिसीट बेसिस पर एक सैलरी टैक्स होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में हर चीज़ डिस्कस्ड है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। फिर आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो भी आपका रिसीट बेसिस पर टैक्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के इस चैप्टर में जो भी इनकम मेरी इंक्लूड होंगी, वो मैं तब अपनी टैक्सेबल इनकम में, टोटल इनकम में ऐड करूंगा जब मुझे वो एक्चुअली रिसीव हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉलेज में एज ए पार्ट टाइम विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ। तो वो मुझे मैं मेरी अदर सोर्स में फॉल करके, मैं परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं विजिटिंग लेक्चरर हूँ, वो मेरी अदर सोर्स में आएगी। अब अगर वो मुझे जून की सैलरी पे कर रहे हैं जुलाई के अंदर, अब 30 जून पे मेरी क्या हो गई है, टैक्स ईयर खत्म हो गया। 30 जून के बाद जो मुझे रिसीट्स मिलेंगी वो मेरी कौन सी ईयर की रिसीट्स होंगी? नेक्स्ट टैक्स ईयर की रिसीट्स होंगी। तो जो मेरी जून वाली सैलरी है, मैं इस जून वाले टैक्स ईयर में टैक्स नहीं करवाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट टैक्स ईयर में क्या करवाऊंगा, टैक्स करवाऊंगा, क्योंकि मुझे वो नेक्स्ट टैक्स ईयर में मिली है। अब हम वन बाई वन सारी जो हमारी हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो आपके लॉ ने इंक्लूड कर दी हैं चीजें, हम वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी इनकम्स को लॉ कहता है कि आपकी अदर सोर्स इनकम है। जी, डिविडेंड। डिविडेंड आपको पता है क्या होता है? जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, जो कुछ जब डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, जो हमने अकाउंटिंग के लेवल तक पढ़ा हुआ है। ठीक है? अब टैक्स में उन्होंने डिविडेंड को डिटेल में डिफाइन कर दिया है। अब वो कहते हैं कि अगर एक कंपनी, ठीक है, उसके पास पड़े हुए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट,
जाहिर सी बात है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं तो उसके बाद ही वो क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, डिविडेंड हो सकता है दो तरह का, इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। अगर इन कैश है तो जो अमाउंट वो पे कर रही होगी वो क्या होगी, वो डिविडेंड इनकम होगी उस शेयर होल्डर की, जिस शेयर होल्डर ने वो पैसे रिसीव करने हैं। अगर डिविडेंड पे किए जा रहा है इन काइंड, उस केस में जो भी चीज वो दे रहे हैं, कोई एसेट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस डेट पर, वो आपकी क्या होगी, डिविडेंड इनकम होगी। और जो शेयर होल्डर है उस वैल्यू का 15% क्या करेगा, कंपनी को जमा करवाएगा, तो वो क्या को पेमेंट, बाकी पेमेंट कर देगी। अगर डिविडेंड कर रही है कंपनी, कैश में पे कर रही है, तो कंपनी ने क्या करना है, 15% टैक्स काट लेना है, जो रिमेनिंग 85% बचेगा वो शेयर होल्डर के गिवन अकाउंट में वो क्रेडिट कर देगी, उसको पे कर देगी। ये था आपका पॉइंट नंबर 1। फिर वो आगे कहता है कि कंपनी के क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उसके डिबेंचर होते हैं। तो लॉ कहता है कि अगर कंपनी उनको पेमेंट कर रही है, वो पेमेंट भी क्या होगी, डिविडेंड कंसीडर की जाएगी इनकम टैक्स के लिए। 2 पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि हमारी कंपनी क्या हो रही है, हम कंपनी को क्लोज कर रहे हैं, कंपनी को बंद कर रहे हैं। तो लॉ कहता है कि उस डेट पर, जिस डेट आप कंपनी को क्लोज कर रहे हैं, तो आपने क्या करनी है, सबसे पहले अपनी जो लाइबिलिटीज हैं वो पे ऑफ करेंगे। ठीक है, जब आप अपनी सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट एंड पे बच जाएगी वो आपने क्या करनी है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आपके पास कंपनी में एक आ रहा होता है शेयर कैपिटल, और एक आपका आ रहा होता है एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। आपने एफआर 1 में, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ये टर्म यूज की होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स, जो आप वहां पर देखते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो लॉ कहते हैं कि जब आपने कंपनी के सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, आपके पास जो चीजें बच गई, नेट एसेट्स बच गए, वो आप क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक चीज आप कर रहे हो कि जो आपका शेयर कैपिटल होगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, मेरे पास जो शेयर कैपिटल मेरा था 1 लाख था, और मेरे पास जो रिमेनिंग रिटेन्ड अर्निंग इस टाइम पड़ी हुई है जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो है 50,000। मेरे पास टोटल है 1,50,000 रुपए, जो मैंने शेयर होल्डर्स को, ऑनर्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको पे बैक करना है। तो लॉ कहता है ये जो शेयर कैपिटल है ये तो उनकी अपनी इनकम है, ये कोई प्रॉफिट तो है नहीं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट वापस उनको मिल रही है, तो शेयर कैपिटल डिविडेंड नहीं होगा। लेकिन जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अगर आप कंपनी क्लोज ना करते तो फ्यूचर में जाके आप, जाहिर सी बात है, उस प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो क्योंकि आज भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हुई हैं, वो कहते हैं कि जो लिक्विडेशन की डेट पर, कंपनी को बंद करने के दिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, तो जो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, मिस्टर ए है, उसके जो शेयर कैपिटल में जो थी वो 10% था, अब उसको जो नेट पेमेंट मिल रही होगी वो मिल रही होगी 15,000 रुपए। 15,000 किस तरह, 15,000 इस तरह कि 10,000 होगा शेयर कैपिटल और 5,000 क्या होगा, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का शेयर। तो लॉ कहते हैं कि जो ये 5,000 आप उसको पे कर रहे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में से, वो भी क्या है, आपका डिविडेंड है। तो कंपनी ने क्या करना है, इसका 10-15% काट के एफपीआई को जमा करवा देना है, और जो रिमेनिंग बच जाता है आपका 4,250 रुपए, वो आपने क्या करना है, उस शेयर होल्डर को पे बैक कर देना है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है प्राइवेट कंपनी के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राइवेट कंपनी। कौन सी प्राइवेट कंपनी, इनकम टैक्स वाली या कंपनीज एक्ट वाली। अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, टैक्स की बुक के अंदर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी वर्ड यूज किया हुआ है आपकी ऑथर ने, और साथ में कुछ मेंशन नहीं है ये कि प्राइवेट कंपनी टैक्स वाली है या कंपनी लॉ वाली है, तो आपने कौन सी वाली समझनी है, टैक्स वाली। अगर वो किसी पॉइंट में स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कि प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, मतलब वो जो प्रोविजन है, वो जो स्टेटमेंट है, वो सारी उन कंपनियों पर
आपकी वो एप्लीकेबल होगी जो कंपनीज एक्ट 2017 वाली प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को मीट करती हैं। अब आगे वो क्या, वो पॉइंट है क्या, वो कहते हैं कि अगर any payment by a private company as defined in the Companies Act 2017 और ट्रस्ट of any sum। अब यहां पर वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी, कौन सी प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी एक्ट वाली है, अगर वो अपने शेयर होल्डर को लोन देती है, जो लोन देती है, तो वो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। मीन अगर एक प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर या डायरेक्टर क्या करता है, लोन लेता है एक अपनी प्राइवेट कंपनी से, तो वो कंपनी उसको एज ए डिविडेंड कंसिडर करेगी और पेमेंट करते हुए उस पर टैक्स काटेगी। क्लियर। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन बता दिए कि ये चीजें अगर मे बी वो हो, लेकिन वो डिविडेंड कंसिडर नहीं की जाएंगी। लॉ कहता है, पहले ये पॉइंट पढ़ते हैं, अभी हमने लॉ वाली बात की कि अगर एक कंपनी का, चाहे प्राइवेट कंपनी है, जो भी कंपनी है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, लोन देना है, तो उस केस में अगर शेयर होल्डर या डायरेक्टर लोन ले रहा है तो वो डिविडेंड कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि उस कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही क्या है, लोन देना है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है एनी डिविडेंड। अब उसमें दूसरी बात, एक प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया, वो क्या हुआ, डिविडेंड कंसिडर हुआ, उन्होंने उस पर डिविडेंड पे टैक्स काट लिया। इन फ्यूचर अगर कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड देती है, तो जितनी अमाउंट का उसने लोन दिया था उस अमाउंट तक के डिविडेंड को वो डिविडेंड कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टर ऑलरेडी उस जितनी अमाउंट का टैक्स दे चुका है उसको डिविडेंड कंसिडर करके। फॉर एग्जांपल यहां पर इलस्ट्रेशन में देखते हैं इस बात को। ये मिस्टर ए है, इसने लोन लिया अपनी कंपनी से 50,000 रुपए, और ये क्योंकि उसका, सॉरी, ये शेयर होल्डर है, ठीक है, और उस पर टैक्स पे कर दिया 15%, ये बनता है आपका तकरीबन 7,250 रुपए। एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकती, गलत भी हो सकती है, अज्यूम कर लें। अब इन फ्यूचर कंपनी क्या करती है, 2018 है ये, 2020 में जाकर वो क्या कर देती है, एक्चुअल में डिविडेंड देती है, और वो दे देती है 60,000 रुपए, क्योंकि 50,000 तक वो ऑलरेडी अपना लोन को डिविडेंड कंसिडर करवा के टैक्स दे चुका है, तो 50,000 तक ये वाली अमाउंट में डिविडेंड कंसिडर नहीं होगा। तो जो कंपनी टैक्स काटेगी वो सिर्फ 10,000 रुपए काट के 15% करेगी, कितना बनेगा आपका, 1500 बन जाएगा। अगर यहां पर 60,000 की बजाय होता 40,000 होता डिविडेंड, तो कोई टैक्स ना काटती, क्योंकि जो ऑलरेडी लोन डिविडेंड कंसिडर होकर टैक्स जमा, वो टैक्स जमा करवा चुका हुआ है। इस पॉइंट का ये मतलब था। नेक्स्ट आपका आता है, अगर एक कंपनी फॉरेन कोई आपकी है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाली कंपनी पाकिस्तान में आती है और वो एक्सप्लोरेशन कोई करती है, तो उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, अगर वो आप उस बाहर लेकर जा रही है बाकी रिमेनिंग पेमेंट, तो वो डिविडेंड कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली फिर वो कह रहा है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और उसने अपने प्रॉफिट को पाकिस्तान में टैक्स दे दिया है, जो उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अगर वो सारे के सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बाहर ले जाए, तो उस केस में वो जो प्रॉफिट रिमिटेंस हो रही है, फॉरेन रिमिटेंस हो रही है, वो भी आपका डिविडेंड कंसिडर नहीं होगा। वैसे आपका जो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपका डिविडेंड होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो दो केसेस हैं उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर लिया है। तो ये था आपकी डिविडेंड की डेफिनेशन, डिविडेंड क्या होता है और इस पर टैक्स कितना चार्ज होता है, 15% चार्ज होता है। और जो डिविडेंड आपका है ये आपको फॉल करता है फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर, ठीक है, सेपरेट ब्लॉक जो रिजीम आपकी है फाइनल टैक्स रिजीम, ये उसमें फॉल करता है। फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है, इस पर ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की हुई है। जी रॉयल्टी, रॉयल्टी आपकी क्या है, अदर सोर्स इनकम है। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया, हम जाके देख लेते हैं कि वो क्या होता है, उसकी क्या टैक्सेशन होती है। प्रॉफिट ऑन डेट, इन शॉर्ट, आप जो डिपॉजिट करवाते हैं, कोई आप बॉन्ड्स परचेज करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी की आप डिबेंचर्स परचेज करते हैं, अगर वो बैंक, गवर्नमेंट या वो पब्लिक कंपनी है, जो भी कंपनी जिसके आपने डिबेंचर्स परचेज किए हैं, वो आपको प्रॉफिट देती है, इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, वो आपका क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट है। क्लियर।
अब यहां पर उसने ये कहा हुआ है कि वो उसने डिफाइन किया जो बात आपको मैंने बताई है, वो आपका क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट है। अब प्रॉफिट ऑन डेट पढ़ने के बाद, अब प्रॉफिट ऑन डेट आपका क्या है, अदर सोर्स होगा, लेकिन इन केसेस में ये आपका क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस ये कब कब हो सकता है प्रॉफिट ऑन डेट, ये आपका हो सकता है जो बैंक है उसका बिजनेस क्या है, डिपॉजिट्स के जरिए लोन देकर क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। उसका जो प्रॉफिट ऑन डेट क्या होगा, वो आपका क्या होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। जो आपकी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, डेट देकर, लोन देकर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं, अगर मैंने लोन लिया हुआ है, मैं एक बैंक को किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैं मार्केट की पेमेंट कर रहा हूं, वो मेरा एक्सपेंस है, उसका वो क्या होगा, इनकम होगा। उसके लिए वो प्रॉफिट ऑन डेट क्या होगा, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। और यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई आपने पढ़ लेनी है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंपनी की टैक्सेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है कैफ टू के लिए। तो यहाँ पर जो बात भी होगी वो होगी इंडिविजुअल और एओपी के हवाले से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जी, इंडिविजुअल स्लैश एओपी, उस पर एप्लीकेबल है। ये जो है लॉ कहता है कि आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है, ये आपने देखना है दो तरह से। अगर 5 मिलियन मीन 50 लाख या उससे कम है, ठीक है, या उससे कम है, तो उस केस में 50 लाख या उससे कम है, तो ये आपने इसकी दो चीजें देखनी है। अगर 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो ये आपका होगा नॉर्मल टैक्सेबल होगा, नॉर्मल टैक्सेबल होगा। मतलब आप अपनी अदर सोर्स इनकम इसको ऐड कर देंगे। नॉर्मल जो आपके रेट्स हैं एओपी के और इंडिविजुअल नॉन सैलरीड पर्सन के या सैलरीड पर्सन के, आपने इस पर वो अप्लाई करने हैं। अगर ये आपका है 5 लाख 50 लाख से ज्यादा से लेस आपको प्रॉफिट ऑन डेट है, और ये आपको पेमेंट की है किसी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन ने, तो ये आपका चला जाएगा एफटीआर के अंदर, सेपरेट ब्लॉक रिजीम के अंदर। ठीक है, उसका रेट कितना है, उसके लिए आपका जो रेट है स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% है। अगर आपको पेमचेक आपका जो ये प्रॉफिट ऑन डेट है ये लेस देन 50 लाख है, लेकिन जो आपको पेमेंट की है किसी अदर पर्सन ने की है, तो ये आपका फिर भी क्या होगा, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में इसी तरह आपको टैक्स करवाएंगे, आप अदर सोर्स में ऐड कर देंगे। अब यहां पर क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ये प्रिस्क्राइब पर्सन क्या होता है। ये जो अब आपके सिलेबस में इतनी डिटेल नहीं है ना, इसकी डेफिनेशन है, जो रेलेवेंट सेक्शन है वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो आपको बस ये वर्ड पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रिस्क्राइब पर्सन ने पेमेंट की आपको प्रॉफिट ऑन डेट की, तो वो अगर और प्रॉफिट ऑन डेट की जो वैल्यू है 50 लाख से कम है या 50 लाख है, तो वो आपका क्या आएगा, फाइनल टैक्स रिजीम में चला जाएगा। अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का आपका प्रॉफिट ऑन डेट है और आपको पेमेंट जिस बंदे ने की हो, वो आपका क्या है, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में आती है। अब प्रिस्क्राइब पर्सन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, शॉर्ट फॉर्म के लिए आपका बैंक, जो भी आपके बैंक्स हैं, अगर आपने वहां पर डिपॉजिट रखा है, अगर आपको वो पेमेंट कर रहे हैं, वो उस पर जो विदहोल्डिंग वो कर रहा होगा, वो आपकी किस में आएगी, उसकी जो वो जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, उस बंदे का दिया हुआ प्रॉफिट आपके लिए फाइनल टैक्स रिजीम में चला जाएगा, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब पर्सन के डेफिनेशन में फॉल करता है। अगर आपको गवर्नमेंट पे कर रही है, अगर आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे परचेज किए हैं, आपने टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स परचेज किए हैं, आपने कुछ स्कूक्स परचेज किए हैं, कुछ भी होगा आपने परचेज किया है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, ठीक है, उस पे जो आपको गवर्नमेंट मार्केट पे कर रही होगी, वो अगर आपको 50 लाख से कम है, वो आपको चला जाएगा फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर। इसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एनबीएफसी भी हो सकती है या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो कि प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड, उनको अलाउ किया गया हो कि आप हाँ जी ये लोन दे सकते हैं, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो उनके अगर वो आपको पेमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट की और अमाउंट उससे 50 लाख से कम है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल कर जाएगी। अब इसमें जो आपका एग्रीमेंट, लाइक नॉर्मली क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन है मिस्टर अकमल,
मिस्टर ए, ठीक है, उसने एक कंपनी है, कंपनी बी। मिस्टर ए ने कंपनी बी को दिया हुआ लोन। अब कंपनी जो इसको पेमेंट करेगी मार्कअप की, प्रॉफिट की, वो क्या होगा, इसका प्रॉफिट ऑन डेट होगा। जो भी दो ऐसे पर्सन जो एग्रीमेंट की बेस पर इन दोनों के दरमियान क्या होगा, उसने लोन लिया हुआ है, वो उसको मार्कअप पे कर रही है। लॉ कहता है कि जो इस तरह की अरेंजमेंट होती है वो आप, क्योंकि ये जो कंपनी है ये प्रिस्क्राइब पर्सन नहीं है, क्लियर, तो जो ये पेमेंट करेगी मिस्टर ए को, ये प्रॉफिट ऑन डेट होगा, ये इसका नॉर्मल टैक्सेबल रजीम में फॉल करेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब लॉ आगे कहता है, आप ये डिफाइन करते हैं कि अगर एक जो आपकी प्रॉफिट ऑन डेट है, ये अगर आपका नॉर्मल टैक्सेबल रजीम में आ रहा है, तो आपने ये किस तरह कैलकुलेट करना है, आप लेंगे प्रॉफिट ऑन डेट, जो आपका उसमें से आप करेंगे ज़कात लेस करेंगे। अगर आपने उसमें से कोई ज़कात पे की है, ठीक है, मैं कहता हूँ 100 रुपया था, मैं 2 रुपये ज़कात पे की है, मेरे पास आ गया 98 रुपीज़। ये जो 98 रुपीज़ होगा ये आपकी क्या होगी, अदर सोर्स इनकम होगी। अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट है FTR, तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट आपका आपके FTR में चला जाएगा, जो आपने ज़कात पे की होगी वो ज़कात होगी आपकी डिडक्टेबल अलाउंस। क्लियर, ये हमने बातें भी पढ़ ली हैं, प्रॉफिट ऑन डेट हमारा कवर हो गया। ये सारी वही बातें जो आपकी बुक में लिखी हैं, आपने तो ये सारी चीजें पढ़ लेनी है, बिल्कुल वही बातें लिखी हैं जो भी आपको मैंने बताई हैं। ये अब हमारे पास जो बातें नेक्स्ट बच गई हैं वो काफी आसान आसान है, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर जो ये हमारा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, मतलब जो हमारा जो हेड ऑफ इनकम है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड फंड्स। अब ये क्या होता है, अब मेरी टैक्स ये 2020 की जो लाइबिलिटी बनती थी वो बनती थी 50,000 रुपए, जो मेरा टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है वो कटा हुआ 1.5 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट के पास मेरे 1 लाख एडवांस में गया हुआ है, तो मुझे रिफंड, गवर्नमेंट ने मुझे रिफंड करना है। अब गवर्नमेंट में आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टाइम पीरियड डिफाइंड है कि FPR ने इतने पीरियड के अंदर आपको रिफंड कर देगा। अगर इतने पीरियड में वो रिफंड नहीं करता तो वो FPR आपको उस अमाउंट के ऊपर 12%, 13%, 14% क्या देगा, जो भी रेट गिवन है उस पर आपको प्रॉफिट देगा, मार्कअप देगा। तो जो आपको डिलेड फंड की वजह से जो एडिशनल पेमेंट हो रही है, जो आपका मार्कअप मिल रहा है, वो आपका क्या आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। फिर है ग्राउंड रेंट, वो भी आपको क्या आ रहा है, अगर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं कवर हो रहा, मैं आपको पहले ये बात बताई थी, अगर कोई इनकम यहां पर लिखी हुई है और वो किसी और हेड ऑफ इनकम में कवर हो रही है, फिर वो यहां से ऑटोमेटिकली निकल जाएगी उस पर्सन के लिए। जैसे कि प्रॉफिट ऑन डेट यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन जब हम बैंक की बात करेंगे तो वो चली जाएगी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी, तो यहां से निकल जाएगी। इसलिए आपका ऐसा ग्राउंड रेंट जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कवर नहीं हो रहा, वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। फिर नेक्स्ट आपकी है रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब मैंने, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। मिस्टर ए है ओनर, उसने क्या किया है, मिस्टर बी को बिल्डिंग एंड लैंड रेंट पर दिए। अब जो मिस्टर बी जो ए को रेंट देगा, वो क्योंकि ए ऑनर है उसकी चली जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अब मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी सेम लैंड एंड बिल्डिंग मिस्टर सी को क्या कर देता है, लीज पर दे देता है। यहां पे क्या कर रहे हैं, वो रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो मिस्टर सी पे करेगा रेंट मिस्टर बी को, वो है तो रेंट लैंड एंड बिल्डिंग का, लेकिन क्योंकि मिस्टर बी जो है वो ऑनर नहीं है उस लैंड एंड बिल्डिंग का, इसलिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाने की बजाय ये आ जाएगा मिस्टर बी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर आप एक बिल्डिंग को जिसमें प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है, अगर आप ये इकट्ठा लीज पर देते हैं, रेंट पर देते हैं, तो उसका जो पूरे का पूरा रेंट है, जो फुल रेंट है उस बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी का, वो आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे आ जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर आपने एक बिल्डिंग दी है रेंट पे, आप साथ में एमिनिटीज, यूटिलिटी या कोई और सर्विसेज दे रहे हैं, तो जो इन सर्विसेज का जो रेंट होगा, इन सर्विसेज का जो रेंट होगा, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। जो आपका बिल्डिंग का रेंट है वो आपको चला जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। अब नेक्स्ट है इनकम डीम्ड अंडर सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन्ड एसेट और इनकम। ये जो आपके अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स होते हैं, आपकी जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है, वो ये होती है
कि मैंने प्रीवियस किसी ईयर में मेरी इनकम थी 50 लाख रुपए और मैंने कम दिखाई थी और जो मैंने एफबीआर में दिखाई थी, मैंने दिखाई थी 20 लाख दिखाई थी। अब जो मेरी 30 लाख है, अब उस 30 लाख जो मेरी इनकम है, मेरी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है। अगर उस 30 लाख रुपए से मैं कोई एसेट परचेज कर लेता हूं, तो लॉ कहेगा जनाब, जो आपने 30 लाख रुपए परचेज से जो एसेट परचेज किया है, इसका सोर्स तो हमारे पास है ही नहीं। आपने हमें कहा है कि आपकी इनकम है 20 लाख रुपए, आपने चीज परचेज की 40 लाख रुपए, जो 20 लाख आपने एडिशनल पे किए, आप हमें उसकी एक्सप्लेनेशन दें, आप मुझे उसका सोर्स जस्टिफाई करें। मैं एफबीआर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा जनाब, ये जो 20 लाख रुपए हैं, ये मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट किए हैं, मेरे बैंक टू बैंक से मेरे अकाउंट में मुझे ट्रांसफर किए हैं। ये मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम तो मेरी वो तो मुझे आपने एग्जाम्प्ट की हुई है। अगर एक फादर अपने सन को या डॉटर को पेमेंट करता है थ्रू बैंक टू बैंक, वो उसकी इनकम नहीं होती। तो ये जो वो वाला सोर्स है, मैं यहाँ पे सोर्स जस्टिफाई हो गया है, तो ये मेरा यहाँ पर 111 में फॉल नहीं करेगा। अब अगर मेरे पास उस सोर्स की, उस एसेट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो एफबीआर कहता है मतलब ये कि आपने पैसे छुपाए हुए थे, या ये कोई काला धंध है, या ब्लैक मनी है, ठीक है। तो कहेगा ये वाली जितनी भी इनकम होगी अनएक्सप्लेन्ड, वो आपकी सारी की सारी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगी। फिर है एनी एन्युटी और पेंशन, आपके माइंड में फौरन से बात आनी चाहिए। एन्युटी एंड पेंशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ गए हैं, सैलरी में बिल्कुल करके आ गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वॉलंटरी एक सिस्टम चल रहा हो, ठीक है, वहां पे पेंशन कौन सी जो मुझे एम्प्लॉयर दे रहा है। मैंने एक पर्सन के पास जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की, जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद उसने मुझे पेंशन दी, वो वहां पर वो पेंशन की बात हो रही है, वो सैलरी में फॉलो करेगी। जहाँ पे हो सकता है उसके अलावा कोई और पेंशन हो, कोई वॉलंटरी प्रोग्राम हो, कोई सिस्टम हो, वहां पर खुद मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी हो कि जब 20 साल के बाद, 25 साल के बाद वो सिस्टम से मुझे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, जो वो वाली पेंशन होगी वो आपकी फॉल कर जाएगी इसके अंदर। क्लियर? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो किसी और हेड में कवर हो रही है, उसका नाम यहाँ पर भी मेंशन्ड है, तो वो दो जगह पे टैक्स नहीं होगी। या सैलरी में होगी, क्योंकि वो उससे अगर वो उसमें फॉल कर रही है तो वहीं पर टैक्स होगी। अगर वो वहां पर फॉल नहीं कर रही तो फिर वो यहीं पर आ जाएगी, इनके ऊपर अदर सोर्स में आ जाएगी। अगर आपको कोई प्राइस बॉन्ड लगे, या आपने कोई, जिस तरह आप अगर जाएं किसी क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल में जाएं, वहां पर चल रही होते हैं, इतनी की शॉपिंग करें तो आपको इतना प्राइस, आपको एक कूपन मिलता है, उस पर आपकी प्राइस निकल आती है। जितने वो प्राइस मिलेंगे आपको, जो आप क्विज में आप जीतते हैं, कोई विन करते हैं, आपको जो प्राइस मिलेगा, वो सारे के सारे क्या आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम है। फिर कहते हैं कि ये सेम, अगर आपने नॉर्मली क्या होता है, जिस तरह की आपकी पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो आपकी OGDCL है, वो नॉर्मली क्या करती है, डिफरेंट एरियाज में जाकर जमीनों को एक्सप्लोर करती है और वहां से गैस वगैरह, कोई नेचुरल रिसोर्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए मतलब एक्सपेरिमेंट करती है। अब अगर वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं जनाब आपकी जो जमीन है हमें बड़ी कीमती लग रही है, हमें लग रहा है कि ये जो जमीन आपके हिस्से में आई है ये कुदरती जखायर से भरी पड़ी है, तो काइंडली आप हमें क्या करें, इस जमीन को उखाड़ उखूड़ के मशीनों से सारा कुछ चेक करने दें, क्या इसमें तेल है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मैं वैसे तो नहीं उनको दूध दूंगा, उनसे मैं उसके अगेंस्ट कोई भी पेमेंट ले सकता हूँ, कोई कंसिडरेशन ले सकता हूँ। वो जो कंसिडरेशन मुझे मिल रही होगी वो किस में होगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। पॉइंट 12 एंड पॉइंट 13 आपस में मिलते जुलते हैं जी। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 14। अब हमने पॉइंट जो 13 था, सॉरी, हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी, वहां पे हमने डिस्कस की थी एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की। वो तब होता है जब एक टेनेंट, ठीक है, जो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहां पर हमने पढ़ा था रिफंडेबल एडवांस, ठीक है, उसे हमने डिटेल में वहां पर पढ़ लिए। वो उसमें क्या होता है कि टेनेंट ऑनर को क्या देता है, एक एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है। लेकिन एक नॉर्मली मार्केट में ऐसा भी होता है कि मेरी है लाहौर हफीज सेंटर के अंदर मेरी शॉप है, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा प्लाजा है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल, लैपटॉप, छोटी मोटी चीजें, एक्सेसरीज वगैरह बड़ी आसानी से बड़ी है, अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। अगर वहां पर मुझे शॉप बनानी है, वहां पर खाली शॉप नहीं है, मैं एक मिस्टर ए है, वो ऑलरेडी वहां पर किराए पर बैठा हुआ है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुमने जब ये दुकान किराए पर ली थी तो तुमने कितने पैसे दिए थे एज एडवांस, ठीक है, कहते यार मैंने दिए थे 50,000 रुपए। मैं कहता हूँ यार मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करो, मैं तुम्हें देता हूँ 1,00,000 रुपए, सिर्फ दुकान को खाली करने के मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए देता हूँ, हालांकि वो वहां पर ऑनर नहीं है। 1,00,000 वो लेकर चला जाएगा, फिर मैं क्या बन जाऊंगा, उस दुकान का किराएदार बन जाऊंगा।
तो लॉ कहता है जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने यहां पर जो पोजीशन खाली करने के लिए जो पेमेंट ली है, 1 लाख रुपए ली है, और उसमें से वो लेस करेगा जब उसने पोजेशन लेने के लिए, जब उसने किसी को खाली करवाने के लिए जो पेमेंट की होगी 50,000 रुपए, वो लेस करेगा। जो नेट अमाउंट बच जाएगी 50,000 रुपए, उसका वो क्या करेगा, जैसे हमने कहा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर कि ये 10 इक्वल ईयर्स में, मैं कहता हूं ये टैक्स ईयर 2022 है, तो ये मेरा कितना टैक्सेबल इनकम ऐड होगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 10, ये होगा 5,000। 2022 में 2023 में 5,000 ऐड होगा, ये सेम चलता जाएगा 2031 तक, जब 10 साल पूरे होंगे 5,000 रुपए। और ये कहां पर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो ये वही बात लिखी हुई जो भी आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल से एक्सप्लेन की है। ये देखिए, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए पर्सन, सारों की बात हो रही है, एज कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ ए बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ, reduced by any amount paid by the person to acquire possession। आज मैंने पैसे रिसीव किए पोजेशन खाली करने की, पास्ट में मैंने पोजेशन लेने की पेमेंट भी की होगी। लॉ कहता है नेट करने के बाद आपने, दिस इनकम शैल बी टैक्सेबल इन 10 years फ्रॉम द ईयर ऑफ रिसीट इन इक्वल प्रोपोर्शन। लाइक जो हमने इनकम प्रॉपर्टी में पढ़ा था, नॉन जो रिफंडेबल आपका एडवांस था, उसको जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था, सेम वही ट्रीटमेंट है। जस्ट आपने यहाँ पर कहां पर चार्ज करने का, अदर सोर्स में चार्ज करना है जी। अगर आपको पेमेंट मिल रही है, पेंशन मिल रही है, या आपको कोई एनुटी या और आपको पोस्ट बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन किसके अंडर, वॉलेंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स के अंदर, अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में फॉल नहीं कर रहा, वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगा। फिर जी दूसरी चीज, लॉ कहता है अगर आपने कोई गिफ्ट लिया है, आपको कोई गिफ्ट मिला है, तो वो गिफ्ट आपका इनकम कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, अब गिफ्ट की बात करते हैं। लॉ कहते हैं गिफ्ट मिला है, गिफ्ट या तो इन कैश है या इन काइंड है। कैश होगा तो बैंक टू बैंक हो सकता है, बैंक में, उसके बैंक से आपके बैंक में पैसे आए हैं, बैंक टू बैंक, अपनी बात समझनी है। और कैश होगा तो इन कैश, आपको एक बंदे ने आगे हाथ में कैश पकड़ा दिया, हाँ जनाब ये आपका गिफ्ट है, ठीक है। लॉ कहता है कि गिफ्ट जो है आपको जो मिला है, चाहे वो इन काइंड मिला है, चाहे वो आपको इन कैश मिला है, वो आपकी अदर सोर्स इनकम में फॉल करेगा। लेकिन आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा दिया है, कुछ एक्सेप्शंस बता दिए कि जनाब अगर आपको इन काइंड गिफ्ट या बैंक टू बैंक पैसे एज ए गिफ्ट मिले, किन पर्सन से, आपके फैमिली मेंबर से, जो आपके ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, आपके ग्रैंडफादर, आपकी ग्रैंड मदर, आपके फादर, आपकी मदर, ठीक है, आपके ब्रदर्स, आपकी सिस्टर्स, आपके सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है। अगर आपको फैमिली मेंबर्स आपको गिफ्ट करते हैं इन काइंड या बैंक टू बैंक कैश, वो आपका एग्जेम्प्ट होगा, वो आपका टैक्स का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन लॉ कहता है कि अगर बेशक आपको फैमिली मेंबर्स, आपका फादर भी इन कैश गिफ्ट देता है, तो वो आपका टैक्सेबल होगा अदर सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहना चाह रहा है। नॉर्मली क्या है कि यार मैं अगर छोटा हूं, मुझे फादर क्या दे रहे हैं, या अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं तो फादर साहब मुझे पैसे मिलते हैं, इन कैश अगर मुझे देते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब ये तुम्हारा है, अब मैं अपने बैंक में जाकर जमा करवा देता हूँ। जब मैं कोई घर परचेज कर लेता हूँ, तो मुझे एफबीआई वाले बुला लेते हैं, जफूर साहब ये जो आपने एसेट परचेज किया है, इसका सोर्स क्या है, आपने तो इनकम शो ही नहीं कराई। मैं कहता हूं भाई ये मुझे मेरे फादर ने पैसे दिए, तो वो कहते हैं फादर ने पैसे बैंक में दिए हैं या कैश में दिए। मैं कहता हूं जी बैंक में दिए। वो कहते हैं ठीक है जी, आपकी छुट्टी, आप जाएं, हमें कोई मसला नहीं है, आपके फादर ने अगर पैसे बैंक में दिए, तो हमने ये मान लिया है कि वो आपके फादर हैं जिन्होंने आपको कैश, आपको जिन्होंने आपको बैंक में पैसे दिए। मैं कहता हूं नहीं, मुझे बैंक में पैसे नहीं दिए उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं कैश में, कैश में। वो कहते हैं हम कैसे माने कि जो पैसे आपको दिए ये आपके फादर ने दिए। वो कहते हैं कि अगर आपको कैश में पैसे आपके फादर ने दिए, तो हमें यकीन नहीं है कि आपको आपके फादर ने दिए, किसी और ने भी दिए तो कोई और भी दे सकता है,
और आप जस्ट खुद को बचाने के लिए कि इनकम का पार्ट ना बने और आप कह रहे हैं मुझे मेरे फादर ने दी है, मेरे भाई ने दी है, मेरी मिसेज ने दी है, मेरी मदर ने दी है, ठीक है। तो उस केस में लॉ कहते हैं कि अगर आपको कैश में पैसे आपके फैमिली मेंबर्स भी दे, वो आपकी इनकम बनेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी। तो ये आप देखें यहाँ पर कोई बात लिखी हुई है, any amount of fair market value of any property received without consideration or received as gift other than the gift received from, जो other than है, ये जो पर्सन है, अगर ये मुझे दे रहे हैं गिफ्ट, ये वाले पर्सन, ठीक है, ये वाले, ये यहाँ अदर से लेकर आगे तक, तो ये एग्जाम्प्ट है, इसका कोई इनकम पार्ट ये नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये मुझे कैश में दे रहे हैं, अगर मुझे गिफ्ट, ये भी मुझे कैश में गिफ्ट दे रहे हैं, वो क्या बन जाएगा, मेरे इनकम में ऐड हो जाएगा। वो पर्सन कौन से हैं, उन्हें यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। एन इंकेस्टर डिसेंडेंट्स ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है, वो आपके साथ सपोज जो है, अगर आपको वो गिफ्ट देते हैं तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अगर वो कैश में देते हैं वो आपकी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। अब नेक्स्ट में वो क्या कहता है, लॉ कहता है कि लोन आपने लिया है, अब मैं लोन ले रहा हूं, ये लोन मैंने लिया है बैंक से या किसी अदर से। अगर बैंक ने लोन लिया है तो बात खत्म, मेरा लोन लोन है, वो लाइबिलिटी है, इनकम नहीं होती, ठीक है। अपनी लाइबिलिटी वेल्थ स्टेटमेंट में शो कर दूंगा। वो कहता है अगर आपने अदर से लिया है, अदर में उसने कह दिया कि आपने अदर से लेना है थ्रू बैंकिंग चैनल, क्रॉस चेक के थ्रू, उसके बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में है, और उसके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए। अगर उसने आपने कैश में लोन दे दिया है, चेक आपका लोन है, लेकिन आपने कैश में लिया, आपको सजा मिलेगी, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी। जो ये आपने लिया है बैंकिंग चैनल के थ्रू और आपने एनटीएन, उसका एनटीएन था, मतलब उसका एनटीएन बना हुआ था, तो आपने क्रॉस चेक से लिया है, तो ये आपका अदर सोर्स नहीं बनेगा, ये आपकी लाइबिलिटी आएगी। ये क्या आपकी क्या थी, कैश लोन के बारे में बात हो रही थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि अगर आपने गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफिकेट्स परचेज किए हुए हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किए हुए हैं, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट पे कर रही है इंस्टॉलमेंट में। लाइक मेरा 2018 का जो प्रॉफिट बनता था वो बनता था 50 लाख। गवर्नमेंट ने कहा यार मैं बहुत गरीब हूं, ठीक है, मैं आपको हर साल का 10 लाख पे करती हूँ। तो मुझे पैसे मिलने 18 में, 2018 में मुझे पैसे मिले 50 लाख, 5 लाख, 19 में मिले 5 लाख, 20 में मिले 5 लाख, 21 में मिले 5 लाख। अब क्योंकि मेरा वो इनकम जो एक्चुअली में मैंने अर्न की है वो है मेरी 2018 की, ठीक है, वो मेरा उस साल का मेरा प्रॉफिट बनता है। लेकिन गवर्नमेंट के गरीब होने की वजह से मुझे पैसे मिल रहे हैं 5 इंस्टॉलमेंट्स में। अब 18 में टैक्स रेट था 5%, 22 में टैक्स रेट होगी 18%। तो गवर्नमेंट के गरीब होने की वजह से मुझे 13% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो लॉ कहता है ऐसे केस में मैं कमिश्नर एफबीआर को, कमिश्नर क्या होता है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं चैप्टर 4 के अंदर, कमिश्नर को मैं बाय नोटिस, ठीक है ना, रिटर्न जमा करवाने से पहले ड्यू डेट से के अंदर अंदर कमिश्नर को मैं इन राइटिंग कह सकता हूं जनाब मेरा ये प्रॉफिट है सारा मैंने यानी किया था 2018 में, लेकिन गवर्नमेंट मुझे पेमेंट कर रही है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, तो काइंडली मेरी इस साल की इंस्टॉलमेंट में वही रेट लगाएं जिस साल मैंने ये इनकम अर्न की थी 2018 का रेट लगाएं। तब वो मुझे गवर्नमेंट अगर कमिश्नर अलाउ कर देता है तो मैं आज की ईयर में आज की डेट पे उस स्पेसिफिक इनकम का जो मुझे प्रॉफिट मिला है उसको जो मैं टैक्स पे करूंगा वो मैं पे करूंगा 5% के हिसाब से, 18% के हिसाब से नहीं। अब यहाँ पर जो उसने बातें की हैं इस एरिया में, यहाँ पर ये कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होती है, ठीक है, और अगर एक इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में फॉल कर रही है, कवर हो रही है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगी। जैसे कि आपको जो प्रॉफिट ऑन डेट बैंकिंग बिजनेस का है वो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाता है। यहाँ पर यही बातें सारी क्या हो रही है, डिस्कस हो रही है। अब जो एक और चीज बच जाती है आखिरी इसके अंदर, वो ये है कि अगर एक इनकम है, एक हेड है, तो जाहिर सी बात है उसमें हमें कोई डिडक्शन भी अलाउ होंगी। तो लॉ बता देता है कि आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में किस तरह से एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। अब लॉ कहता है कि अगर, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो टैक्सेबल है रिसीट बेसिस पर, मतलब आपको जो इनकम मिली है वही आपको इनकम का पार्ट बनेगी, तो इसलिए आपको डिडक्शन भी वही अलाउ होगी जो आपने क्या की होगी, पेमेंट की होगी। क्लियर। अब यहां पर एक और चीज
कि वो बात इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट नॉट फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, अगर ये एनटीआर में फॉल कर रहा है तो लॉ कहता है कि आपने प्रॉफिट में से ज़कात को लेस करनी एज एक्सपेंस। नॉर्मली ज़कात क्या होता है, हमारा वो डिडक्टेबल अलाउंस होता है, लेकिन लॉ कहता है कि प्रॉफिट ऑन डेट के केस में अगर वो एनटीआर में फॉल कर रहा है तो उस केस में आपने क्या करना है, उस प्रॉफिट में से आप ज़कात एज एक्सपेंस लेस कर लेंगे जो आपकी उस पर्सन ने काटी होगी या आपने पे की होगी उस प्रॉफिट में से। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं जी। हमने एक पढ़ा है लीज, सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। एक हमने पढ़ा है लीज ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी। हमने ये दो पॉइंट पढ़े हैं जी। हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हमने इनका फॉर्म प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमें बिल्डिंग का रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो अलाउ एक्सपेंस है वो एक्चुअल बेसिस पर अलाउ नहीं है। वो हमें किस बेसिस पर अलाउ होता है, वो हमें अलाउ होता है 20% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। लेकिन इनका फॉर्म अदर सोर्स के अंदर हमने क्या करना है, रिपेयर अलाउंस, रिपेयर एक्सपेंस वो हमें अलाउ है एक्चुअल बेसिस पर, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी हुआ है एक्चुअल मैं अपना क्या कर लूंगा, लेस कर दूंगा। अब इनका फॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं थी, यहां पर मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ है। मैं इनका फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने सब लीज किया होगा या मैंने वो एक बिल्डिंग को जो मैंने प्लांट मशीनरी लीज पर दिया है उस पर मैं बिल्डिंग पर भी, ऑन बिल्डिंग पर भी मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा एंड मशीनरी पर भी मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। क्लियर। वहां पर मुझे सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस अलाउ होता है, एक्चुअल बेसिस पर अलाउ नहीं था। और इनका प्रॉपर्टी के अंदर मुझे डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मुझे अलाउ है, मतलब सोर्स में मुझे डेप्रिसिएशन भी अलाउ है एंड मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस एक्चुअल बेसिस पर अलाउ है। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ये आपने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो आपने तरीका पढ़ा है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, या कितने परसेंट होगी, क्या रेट होगा किस एसेट पर, वो सेम यहीं पर वही मेथड यूज होना है। वो सेम प्रोसीजर है, सेम फार्मूलाज हैं, सेम रूल्स हैं जो आपने यूज करने हैं टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन के लिए, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है या जो भी हेड ऑफ इनकम है। क्लियर। ये हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला चैप्टर है ये हमारा कवर हो गया है, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जिसमें चीज रह गई है वो हमारी पास्ट पेपर्स की क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर में जितने भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हैं हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इनबॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।